इनिशिएशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है, पहले इसका बैकग्राउंड समझ लो। बहुत सारी काजेज होती है मसल के पैरालिसिस होने की। पैरालिसिस अब दो टाइप की होती है, पैरालाइज हो जाए मसल तो उसकी दो टाइप्स होती हैं। या तो वो स्पास्टिक पैरालिसिस कहलाती है या वो फ्लैसिड पैरालिसिस कहलाती है। एक होता है जी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और एक होता है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ये होता है आपके ब्रेन से लेके एंटीरियर हॉर्न सेल। एंटीरियर हॉर्न सेल होता है, आपने स्पाइनल कोड का शायद स्ट्रक्चर पढ़ा हो या नहीं। उसके दो एंटीरियर साइड के ऊपर हॉर्न होते हैं और दो पोस्टीरियर साइड के ऊपर हॉर्न होते हैं। पोस्टीरियर जो हॉर्न होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे सेल्स पड़े होते हैं। इसी तरह जो एंटीरियर हॉर्न सेल हैं उनके अंदर भी सेल्स पड़े हुए होते हैं। जो पोस्टीरियर हॉर्न के अंदर सेल्स पड़े हुए हैं उन्हें हम कहते हैं पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स। इसी तरह जो एंटीरियर हॉर्न जो दो हैं स्पाइनल कॉर्ड के, उनके अंदर जो सेल्स पड़े हुए हैं उन्हें कहते हैं एंटीरियर हॉर्न सेल्स। जो पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स है ना, उनकी तरफ आपकी सेंसरी नर्व जा रही होती हैं। यानी आपके बॉडी से जितने भी सेंसरी स्टिमुलाई जा रहे होते हैं वो सारे जाते हैं पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स तक, वो रिसीव करते हैं उन सारी सेंसरीज को। लेकिन जो आपकी एंटीरियर हॉर्न सेल है, वहां से आपकी मोटर नर्व्स ओरिजिनेट होके, वहां से मोटर नर्व स्टार्ट होके आपकी मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक हो गया। तो ये सारा एक कोई सिस्टम बना हुआ होता है। अब ऐसा होता है अगर तो आपका कोई लीजन, कोई डैमेज, लीजन का वर्ड डैमेज के सेंस में यूज हो रहा होता है। आपके ब्रेन से लेके एंटीरियर हॉर्न सेल तक कहीं पे भी अगर कोई डैमेज आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। ठीक है। और जब भी किसी भी वजह से अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है उसमें हमेशा स्पास्टिक पैरालिसिस होती है। यानी आपके मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, स्पाज्म में चले जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन करने की एबिलिटी लॉस कर बैठते हैं। उसको हम बोलते हैं ये क्या है, स्पास्टिक पैरालिसिस हो गई है। ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में हमेशा होती है। लेकिन अगर डैमेज हो जाए एंटीरियर हॉर्न सेल से लेके मसल तक, मसल को इंक्लूड कर रहे हैं हम, यानी मसल में डैमेज हो जाए, मोटर नर्व में डैमेज हो जाए या एंटीरियर हॉर्न सेल में डैमेज हो जाए, तो ये सारा कहलाएगा कि ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन जब भी होता है तो बॉडी के अंदर फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। मसल बिल्कुल लिंप से हो चुके होते हैं, फ्लैसिड हो चुके होते हैं। आप उसको जब हाथ लगा के देखते हो तो ऐसे लगता है जैसे कोई सॉफ्ट सी चीज के ऊपर आप हाथ लगा रहे हो। बिल्कुल टोन खत्म हो चुकी होती है उनमें से, तो ये कहलाती है फ्लैसिड पैरालिसिस। ठीक है। तो अब दोनों ये जो टाइप्स हैं पैरालिसिस की, फ्लैसिड हो या स्पास्टिक हो, क्योंकि मसल तो अपनी कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी लॉस कर चुका होता है, अब उसके अंदर दोबारा हमने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवानी होती है जब हम रिहैबिलिटेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ ये इसका यहाँ तक बैकग्राउंड था। अब वो जो पैरालाइज हो चुके हैं मसल, उनके अंदर हम कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करवाने जा रहे हैं। तो ये अभी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मोस्टली वही होगी जो मैं बोल चुका हूँ। डीनर्वेटेड मसल, डीनर्वेटेड मसल ऐसा होता है जिसकी नर्व सप्लाई कट हो चुकी हो, मोटर नर्व कट हो गई हो। डीनर्वेटेड मसल कैन बी स्टिमुलेटेड बाय डायरेक्ट सुटेबल इलेक्ट्रिकल मीन्स। अब ऐसा होता है कि मसल अगर डैमेज, उसकी नर्व सप्लाई डैमेज हो जाए, मोटर नर्व, उसकी तरफ सिग्नल तो अब आएंगे नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे शो करेगा। अब हम क्या करते हैं, उस मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए डायरेक्टली हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होती हैं। आपने वहाँ लैब में शायद देखे होंगे, टेंस होता है और इसके अलावा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर होता है। उनके छोटे छोटे पैड्स होते हैं, हम उस डीनर्वेटेड मसल के ऊपर लगा के उसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी वगैरह, टाइमिंग वगैरह को सेट करते हैं। तो वहाँ से सिग्नल डायरेक्टली मसल के अंदर जाते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। वो जो हम पैड लगा के करंट दे रहे होते हैं वो वही काम कर रहा होता है जो कि काम उसकी मोटर नर्व कर रही होती है। तो डायरेक्टली मसल को हम स्टिमुलाई प्रोवाइड कर रहे होते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा होता है। तो यहाँ इसमें ये बात बताई गई है। अच्छा जी। अगर पैरालिसिस हो जाए मसल की, तो उसकी वजह से क्या होता है, एंटीरियर हॉर्न सेल, ए एच सी एस मीन एंटीरियर हॉर्न सेल्स। तो एंटीरियर हॉर्न सेल्स का थ्रेश होल्ड नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मसलन अब इसको थोड़ा सा समझना, थ्रेश होल्ड बढ़ने का क्या मतलब है।
पहले होर्न, ये जो एंटीरियर होर्न सेल थे, इनके पास आप समझ लो 10 मिली जो क्या कहते हैं मिली वॉल्ट का सिग्नल आता था, तो ये एक्टिवेट हो जाते थे और आगे आपके मसल को सिग्नल देना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन जब एक बार पैरेलसिस मसल के अंदर हो जाए तो एंटीरियर हॉर्न सेल का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वही एंटीरियर हॉर्न सेल जो कि पहले 10 मिली वोल्ट के सिग्नल से एक्टिवेट हो जाते थे, पैरालिसिस होने के बाद वो ही अब एंटीरियर हॉर्न सेल हो सकता है 1000 मिली वोल्ट के ऊपर जाके वो ही सिग्नल जनरेट करना स्टार्ट करें, जो कि नॉर्मली वो 10 मिली वोल्ट के ऊपर स्टार्ट कर रहे थे सिग्नल देना। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जब भी पैरालिसिस हो जाती है एंटीरियर हॉर्न सेल का थ्रेशोल्ड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की जो इंटेंसिटी देनी होती है, हैवी स्टिमुलस देना होता है मसल के अंदर दोबारा से स्टिमुलस को जनरेट करने के लिए, यानी एंटीरियर हॉर्न सेल को एक्टिवेट करने के लिए। जब वो एक्टिवेट होगा तो आगे मसल की तरफ जाएंगे सिग्नल, या मसल की तरफ जाएंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, फिर ये लिखा हुआ है अगर आप एक इम्पल्स देते हो, अब दोबारा से वही ऊपर वाली बात आ गई है कि जो मसल डीनर्वेट हुआ है उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिकल पैड लगा दिया है। अगर एक बार हमने वो स्टिमुलस दिया, सिंगल इम्पल्स दी, तो उसकी वजह से मसल के अंदर सिर्फ ट्वीक आएगी, यानी मसल एक ही बार कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, फौरन ही रिलैक्स हो जाएगा, जैसे झटका सा नहीं लगता, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर आप बार बार रिपीटेड स्टिमुलस देते रहोगे, यानी एक स्टिमुलस दिया, फौरन ही दूसरा भी दे दिया, उसके बाद फौरन ही तीसरा भी दे दिया, ऐसे रिपीटेड स्टिमुलस देते गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, मसल सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। ऐसे नहीं है कि बस कॉन्ट्रैक्ट किया और रिलैक्स कर गया, ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है जिस तरह आप वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन्ड कर रहे हो, तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हो। तो मेरे ख्याल में अब इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैयर्स टू ऑब्टेन इनिशिएशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, एमएस मीन मसल है। तो 5 इसके जी होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वार्म, स्टेबलाइजेशन, ग्रिप और मैनुअल कॉन्टैक्ट, स्ट्रेच एंड इरेडिएशन, ये इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहला वार्म। ये पांचों चीज़ें ज़रूरी हैं किसी मसल के अंदर, खासतौर पे पैरालाइज्ड मसल के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करने के लिए। पहली वार्म है, तो वार्म क्या लिखा हुआ है जी, एक्टिव एक्सरसाइज ऑफ अनअफेक्टेड मसल अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, दस वार्म सर्कुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इम्प्रूव। अब ऐसा होता है कि आपके ना एक ही टाइम पे सारे मसल नहीं डैमेज हो रहे होते। आपने पढ़ा होगा पीछे ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स, इसमें क्या होता है कि ये आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे मसल्स एक ग्रुप के तौर पे वर्क कर रही होती हैं, और जिसमें एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एनर्जिस्ट एंड फिक्सेटर्स वगैरह आती हैं। तो ये कहता है कि जब भी पैरालिसिस होती है, कोई नर्व डैमेज होती है, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं होता कि सारे मसल एक ही टाइम पे डैमेज हो जाएं, एक ही टाइम के ऊपर पैरालाइज हो जाएं। ऐसा भी होता है, कुछ मसल डैमेज हो जाती हैं यानी पैरालाइज हो जाती हैं, कुछ बच जाती हैं। जैसा कि अगर मैं शोल्डर की एग्जांपल दूं, शोल्डर की फ्लेक्शन कौन से मसल करवाते हैं? अपन अभी आप पढ़ डेल्टॉइड के एंटीरियर फाइबर्स, पेक्ट मेजर, कोरैकोब्रैकियलस, ठीक है, ये भी करवाता है। और इसके अलावा आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, ये भी आपकी शोल्डर की फ्लेक्शन करवाता है। अब देखो ये कितने सारे मसल सिर्फ और सिर्फ शोल्डर की फ्लेक्शन ही करवा रहे हैं। अब अगर कोई इनमें से, क्योंकि आपने इनकी जब नर्व सप्लाई पड़ी होगी तो हर एक की डिफरेंट नर्व सप्लाई है दूसरे से। अब ऐसा तो नहीं हो सकता सारी की सारी नर्व एक ही टाइम पे डैमेज हो जाए। आप समझ लो 4 नर्व्स हैं जो कि डिफरेंट मसल को सप्लाई कर रही हैं। कोई ट्रॉमा वगैरह हो तो चलो ये समझ लो 3 जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो गई। वो 3 जिनको सप्लाई कर रही थी वो पैरालाइज हो गई, एक तो अभी भी है। तो अब आप अगर इस रीजन के अंदर दोबारा से उन मसल्स के अंदर जो कि पैरालाइज हो चुके हैं स्टार्ट करवाना चाहते हो कॉन्ट्रैक्शन, आप क्या करोगे, वो जो रिमेनिंग मसल रह गया है, जो एक बच गया है, उसकी एक्टिव एक्सरसाइजेज करवाना स्टार्ट कर दोगे, यानी ऐसी एक्टिविटीज करवाओगे जिसके अंदर उस मसल को जोर लगाना पड़े, कॉन्ट्रैक्शन शो करनी पड़े जो कि अभी बच गया है। उसकी वजह से क्या होगा, जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा वहां से हीट जनरेट होगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वहां पे स्टार्ट हो जाएगा, हीट जनरेट होगी, वो हीट उस मसल में तो चलो है ही है,
बाकी वो डिफ्यूज हो के साथ जो पैरालाइज मसल हो चुके हैं उनके पास भी ट्रांसमिट हो जाएगी और वहाँ पे उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने में हेल्प करेगी। तो इस तरह से हम जो एक्टिव एक्सरसाइजेज करवा के वार्मथ प्रोड्यूस करते हैं और वो वार्मथ जो कि पैरालाइज मसल हो चुके होते हैं उन तक पहुंच के उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रही होती है, उनको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने में हेल्प कर रही होती है। और इसके अलावा वार्मथ तो हो ही रही होती है। इसके अलावा क्या हो रहा था, सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होती है इस तरह से। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप ब्लड सप्लाई पढ़ते हो एनाटॉमी के अंदर, तो एक जी आपकी मेजर ब्लड वेसल गुजर रही होती है, उससे आगे ब्रांचेस बन रही होती हैं और वो डिफरेंट मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, हर कंपार्टमेंट की एक अलग ब्लड सप्लाई होती है। तो अब ऐसा है कि आर्टरी तो वहां से एक ही गुजरी है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो कि डिफरेंट मसल्स को जा रही हैं। अब अगर अब वो मसल जो कि पैरालाइज हो चुके हैं उनकी तो ब्लड सप्लाई उसी मेजर आर्टरी से आ रही थी जिस आर्टरी की ब्रांच उस मसल को जा रही थी जो पैरालाइज नहीं हुआ। तो जब वो मसल जो कि पैरालाइज नहीं हुआ वो कंट्रैक्शन शो कर रहा है, उसकी तरफ ब्लड ज्यादा जाना चाहिए। जब उसकी तरफ ज्यादा जाएगा तो वो ब्लड कहाँ से आ रहा है, मेजर आर्टरी से आ रहा है। और उसी मेजर आर्टरी में जब ज्यादा ब्लड आएगा वहीं से ब्रांचेज निकल के उन मसल की तरफ भी जा रही हैं जो कि पैरालाइज हो चुके हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब वो मसल जो कि इंटैक्ट है, ठीक है, वो कंट्रैक्शन शो कर रहा होता है, उसकी तरफ ब्लड ज्यादा जाता है, तो जो पैरालाइज मसल हो चुके हैं उनकी तरफ भी ब्लड ज्यादा जाता है। जब उनकी तरफ ज्यादा जाता है तो इसका मतलब है न्यूट्रिशन उनकी ज्यादा हो रही है। जब न्यूट्रिशन ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है उनको अपनी दोबारा कंट्रैक्शन स्टार्ट करने में और एक्टिविटी दोबारा से इनिशिएट करने में हेल्प मिलेगी। तो ये था जी वार्मथ और सर्कुलेशन का कंसेप्ट जो कि यहाँ पे है। और वो जो आपने इंटैक्ट मसल को की एक्टिव एक्सरसाइजेस करवानी है। दूसरा जी कंपोनेंट जो आता है वो आता है स्टेबलाइजेशन। उस वक्त तक कोई भी मसल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं करता जब तक कि आप उसके ओरिजिन को फिक्स ना करो, स्टेबल ना करके रखो और उससे ज्वाइंट के डिस्टल पोर्शन को स्टेबलाइज ना करके रखो। जैसा कि नीचे एग्जांपल है, बड़ी अच्छी लिखी हुई है कि अगर आप एल्बो के फ्लेक्सर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट स्टार्ट करवाना चाहते हो, इनिशिएट करवाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके रिस्ट ज्वाइंट को स्टेबल रखना पड़ेगा, स्टेबलाइज करके रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसके शोल्डर ज्वाइंट को भी स्टेबलाइज करके रखना पड़ेगा। क्यों, बाइसेप का ओरिजिन कहाँ से है, नहीं सुपरा से था, सुप्राग्लिनोइड फोसा, वहां से इसका लॉन्ग हेड ओरिजिनेट करके आ रहा होता है। तो जब आप शोल्डर को स्टेबलाइज कर रहे हो तो इसका मतलब है आप बाइसेप के ओरिजिन को स्टेबलाइज कर रहे हो। और जब आप रिस्ट को स्टेबलाइज कर रहे हो तो इसका मतलब है आप उस ज्वाइंट से डिस्टल ज्वाइंट को स्टेबलाइज कर रहे हो जिस ज्वाइंट के ऊपर आप उस मसल की स्ट्रेंथनिंग करवाना चाहते हो जो कि पैरालाइज हो चुका है। पैरालाइज कौन सा हुआ बता, बाइसेप। बाइसेप किसको क्रॉस कर रहा है, एल्बो ज्वाइंट को। और ये अब एल्बो ज्वाइंट आपका वो ज्वाइंट है जिसके ऊपर आपने उस मसल की स्ट्रेंथनिंग करवानी है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवानी है जो पैरालाइज है, और वो एल्बो ज्वाइंट के ऊपर से गुजर रहा है। इस ज्वाइंट से डिस्टल ज्वाइंट कौन सा है, आपका रिस्ट ज्वाइंट। तो यहाँ पे ये कह रहा है किसी भी मसल की हम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन उस वक्त तक अचीव नहीं कर सकते जब तक उस मसल के ओरिजिन को हम स्टेबलाइज ना कर लें और साथ ही साथ उस ज्वाइंट से अगले ज्वाइंट को स्टेबलाइज ना कर लें। दो काम आपने करने होते हैं, एक उस मसल के ओरिजिन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है और दूसरा डिस्टल ज्वाइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है, तब जाके मसल अपनी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। नहीं तो सारा उसका जो स्ट्रेंथ होती है, सारा उसका जो जोर होता है वो ओरिजिन के ऊपर लग जाता है और आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलती। इसलिए इन दोनों की स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है। वह स्टेट ऑफ relative immobility is known as स्टेबलाइजेशन। स्टेट ऑफ relative immobility यानी एक बोन स्टेबलाइज हो। आपको पता है ना ज्वाइंट की दो बोन होती है, एक प्रोक्सिमल होती है, एक डिस्टल होती है। तो अगर आप इस तरह से कर रहे हो, एक बोन को फिक्स करके रख रहे हो, मूव नहीं करने दे रहे और इस उससे अगले वाली बोन फ्रीली मूवेबल है, तो आपने क्या किया हुआ है, उस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की हुई है, स्टेबलाइज रखा हुआ है। एक बोन को फिक्स कर दिया, दूसरी फ्रीली मोबाइल है।
लेकिन जो इमोबिलिटी होती है उसमें दोनों बोन को फिक्स कर दिया जाता है, दोनों बोन्स मूव नहीं करती। लेकिन स्टेबलाइजेशन में एक बोन मूव करती है, दूसरी फिक्स होती है। ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जो हम स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऊपर हम ह्यूमरस को फिक्स कर रहे हैं। जब हमने शोल्डर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया तो ह्यूमरस फिक्स हो गई है। इसी तरह से नेक्स्ट जब हम एल्बो उसके पास रिस्ट के पास पहुंचे हैं, वहाँ हमने पकड़ के रख लिया है आपकी रिस्ट को। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, आपकी जो कार्पल बोन्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, वो स्टेबलाइज हो चुकी हैं, वो मूव नहीं कर रही, अपनी जगह पे ही हैं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर देखें तो रेडियस और अल्ना मूव कर रही हैं एल्बो जॉइंट के ऊपर, फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो भी आप करवाना चाहते हो। और यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती हैं साइनर्जिस्ट मसल्स की, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक अचीव हो जाती है। एक होती है, यहाँ से ये टर्म मेरे माइंड में आ गई, ऑटो स्टेबलाइजेशन एंड पैसिव स्टेबलाइजेशन। ऑटो स्टेबलाइजेशन को हम एक्टिव स्टेबलाइजेशन भी बोल देते हैं। अगर आपके बॉडी के अपने ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी के रीजन को, तो वो एक्टिव स्टेबलाइजेशन है, ऑटो स्टेबलाइजेशन भी से कहती है। लेकिन पैसिव स्टेबलाइजेशन ऐसी होती है जो आप बाहर से कोई चीज़ अप्लाई करके, जैसा कि कोई इम्प्लांट वगैरह वहाँ पे लगा दिया, कोई कास्टिंग वगैरह कर दी, कोई बैंडेज वगैरह अप्लाई कर दी, तो आपने एक्सटर्नल कोई चीज़ अप्लाई करके उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड की हुई होती है वो पैसिव स्टेबलाइजेशन कहलाती है। पैसिव स्टेबलाइजेशन इसके अलावा इस तरह से भी अप्लाई की जा सकती है, आप खुद फोर्स लगा दो। जो थेरेपिस्ट है वो खुद फोर्स लगा के वो भी तो फिक्स कर सकता है किसी बोन को, तो वो भी इसकी जाएगी पैसिव स्टेबलाइजेशन के अंदर। तो ये कह रहा है साइनर्जिस्ट मसल जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो वो एक्टिव स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर देते हैं बॉडी के अंदर। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन की दो टाइप्स होती हैं मेजर, एक होती है आइसोमेट्रिक और एक होती है आइसोटोनिक। आइसो मीन सेम, मैट्रिक मीन लेंथ। आइसोमेट्रिक मीन ऐसी कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल की लेंथ सेम रहती है लेकिन टोन बढ़ती है। और आइसोटोनिक में क्या होता है, ऐसी टाइप की मसल कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल की लेंथ बढ़ती है या कम होती है लेकिन टोन सेम रहती है। देखो ना, इसके नाम से ही पता चल रहा है आइसोटोनिक। आइसो मीन सेम, टोनिक मीन टोन। ऐसी मसल कॉन्ट्रैक्शन जिसमें टोन सेम रहती है लेकिन मसल की लेंथ या तो बढ़ती है या कम होती है। अब इसी की कम होने या लेंथ कम होने या लेंथ ज्यादा होने की बेस के ऊपर मजीद हम इसकी दो टाइप्स बना देते हैं, कंसेंट्रिक या ईसेंट्रिक। कंसेंट्रिक ऐसी मसल कॉन्ट्रैक्शन की टाइप होती है जिसमें मसल की लेंथ शॉर्टन होती है, कंसेंट्रिक सेंटर की तरफ आना। ऐसी मसल कॉन्ट्रैक्शन की टाइप जिसमें मसल की लेंथ शॉर्टन होती है लेकिन टोन सेम रहती है, उसे हम बोलते हैं ये कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। ईसेंट्रिक बिल्कुल इसके उल्ट है, जिसमें मसल की लेंथ बढ़ती है लेकिन टोन सेम रहती है, उसे ईसेंट्रिक बोल रहे होते हैं। तो ये कुछ तो ये हमने स्टार्ट किया हुआ था, ग्रिप और मैनुअल कॉन्टैक्ट। अब इसका मतलब आप लोगों ने समझना है कि ये कहते हैं जिस डायरेक्शन के अंदर हमने मूवमेंट करवानी होती है, हमने उस डायरेक्शन के अंदर अपना हाथ रखना होता है। जैसा कि एल्बो की ही मैं बात कर रहा था, तो ये कहते हैं कि अगर आपने ऐसा करना है कि बाइसेप के अंदर दोबारा से मूवमेंट को इनिशिएट करवाना चाहते हो, तो आपको अपना हैंड कॉन्टैक्ट इस तरह से रखना है कि आपका हाथ बाइसेप वाली तरफ होना चाहिए। आप इस तरह से नहीं पकड़ोगे कि आपकी उंगलियां जो हैं ये उस तरफ चली जाएं या आपका पूरे का पूरा हाथ ट्राइसेप की तरफ चला जाए। ये कहते हैं कि आपका हाथ या कम से कम आपकी उंगलियां ये बाइसेप वाली तरफ होनी चाहिए। इसका क्या जी पर्पस है कि आपका हाथ सामने ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप जब अपना हाथ सामने की तरफ रख रहे हो वहां से टच स्टिमुलस जा रहा है आपके पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स की तरफ, और जितना ज्यादा स्टिमुलस पोस्टीरियर हॉर्न सेल तक जाएगा वहां से उतने ही ज्यादा सिग्नल आपके एंटीरियर हॉर्न सेल की तरफ जाएंगे और इतनी ही ज्यादा कंट्रैक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए ये कहते हैं आपने जब ग्रिपिंग करनी है या जो मैनुअल कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है, इस तरह से रखना है कि कम से कम आपके हाथ का कुछ ना कुछ पोर्शन बाइसेप की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस तरफ आपका हैंड कॉन्टैक्ट है ही नहीं तो उसकी वजह से
ज़्यादा अच्छी कंट्रैक्शन अचीव नहीं हो सकती। एक तो ये पर्पस है कि आप सेंसरी स्टिमुलस दे रहे हो अपने हैंड के कॉन्टैक्ट के थ्रू। दूसरा ये है कि पेशेंट की जो एफर्ट है, जो वो जोर लगाने की कोशिश कर रहा है, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए। क्योंकि जो आपका जब मसल पैरालाइज हो चुका होता है, वो जब दोबारा से कंट्रैक्शन शो करता है ना, वो अपनी प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर नहीं कंट्रैक्शन शो कर सकता। वो कभी लेफ्ट जाता है, कभी राइट जाता है, अपनी प्रॉपर लाइन के अंदर मूवमेंट नहीं वो कर पाता, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका हाथ जब सामने की तरफ रहेगा तो आप अपने हाथ से बाकायदा उसकी मूवमेंट को एक डायरेक्शन दे सकते हो। तो ये दो पर्पस होती हैं, एक तो सेंसरी स्टिमुलस प्रोवाइड हो रहा होता है आपके ये यहाँ पे हाथ रखने से, और दूसरा एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल रही होती है उस मूवमेंट को जो कि आप दोबारा से स्टार्ट करवाने जा रहे हो। तो ये ग्रिप या मैनुअल कॉन्टैक्ट का इसमें चक्कर जो था वो यही था। चौथी जो बात आती है स्ट्रेच स्टिमुलस। किसी को पता है व्हाट इज स्ट्रेच स्टिमुलस? जब आप स्ट्रेच स्टिमुलस अप्लाई करते हो, यानी मसल को एकदम से स्ट्रेच करके छोड़ते हो, तो मसल कंट्रैक्शन शो करता है। और इस स्ट्रेचिंग उस टाइम अप्लाई करनी होती है जब आप मसल को उसकी फुल लेंथ एंड पोजीशन के अंदर लेके चले जाते हो। मसल को फुल लेंथ एंड पोजीशन में ले जाके वहाँ पे अचानक से उसको स्ट्रेच करते हो, जिस तरह से बिल्कुल आप कहते हो क्विकली, विद इन 1 to 2 सेकेंड्स आपने वहाँ पे एकदम से स्ट्रेच करना होता है और स्ट्रेच करके छोड़ देना होता है। जैसे ही आप छोड़ते हो वो मसल कंट्रैक्शन करने की कोशिश करता है। ठीक है, आपने एंड रेंज के ऊपर जाके अचानक से स्ट्रेच स्टिमुलस अप्लाई करना होता है, स्ट्रेच करना होता है, उसके बाद जैसे ही छोड़ते हो वो मसल कंट्रैक्शन शो करता है, क्योंकि और ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, मसल ने कंट्रैक्शन शो करनी ही करनी है। और इसके पीछे क्या कहते हैं रोल किसका होता है, उसका जो आप लोग पढ़ के आए हो मसल स्पिंडल, जो कि रिसेप्टर होता है मसल का, उसका रोल होता है इसके पीछे। अच्छा, तो यहाँ पे स्ट्रेच की बात क्या कर रहा है कि ये बाइसेप की ही, चलो मैं एग्जांपल दे रहा था तो उसको ही लेके चलते हैं। आप बाइसेप के अंदर दोबारा से मूवमेंट को इनिशिएट करवाना चाहते हो, आप क्या करोगे, एल्बो को फुल एक्सटेंशन तक लेके जाओगे जिधर तक वो जा सकती है। एंड रेंज के ऊपर जाके अचानक से झटका दोगे, जिसकी वजह से एल्बो को मजीद एक्सटेंशन में ले जाने की कोशिश करोगे। वो झटका देके आपने छोड़ देना है। जैसे ही छोड़ोगे मसल कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, यानी एल्बो फ्लेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेगी। जब एल्बो फ्लेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, उसी टाइम पे आपने पेशेंट को कमांड करनी है अपनी फुल वॉलंटरी एफर्ट करके कॉन्ट्रैक्शन करने की कोशिश करो। एक तो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है कि ऑटोमेटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है स्ट्रेच स्टिमुलस अप्लाई करने के बाद, और दूसरा आप पेशेंट को भी साथ ही कमांड दे देते हो कि तुम भी अपना फुल कोशिश करो, वॉलंटरी एफर्ट लगा के एल्बो को फ्लेक्स करने की कोशिश करो। तो दो चीजें एट अ टाइम वर्क कर रही होती हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए। एक तो स्ट्रेच स्टिमुलस की वजह से जो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो, दूसरी आपने जो उसको कमांड दिया कि एल्बो को कॉन्ट्रैक्शन करो, यानी बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ये दूसरी चीज थी। और ये होता है स्ट्रेच के बाद कॉन्ट्रैक्शन का फेज होता है, ये बड़ा ही ब्रीफ होता है, विद इन 1 to 2 सेकेंड वो कंट्रैक्शन करता है और उसके बाद फिर से रिलैक्सेशन में चला जाता है। तो आपने क्या करना होता है, उसी 1 से 2 सेकंड के दौरान पेशेंट को कमांड देनी होती है और उसने कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है, वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। अगर वो विद इन 1 to 2 सेकेंड नहीं कॉन्ट्रैक्शन कर रहा तो आपका कोई फायदा नहीं है उसको बाद में वॉलंटरी कमांड देने का। ठीक है, तो आपने इस तरह से ब्रीफली उसको कमांड देनी होती है कि जैसे ही ये मैं स्ट्रेच स्टिमुलस अप्लाई करके छोड़ूं, तुमने फौरन से कॉन्ट्रैक्शन करनी है, क्योंकि टाइम बड़ा ब्रीफ है जिसके अंदर उसने अपना ये वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन करनी है ना, तो बाद में उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप क्या उसको कमांड दे सकते हो, यस, 1 2, ऐसे बिल्कुल ब्रीफ सी कमांड देनी है जी। आपने पहले उसको समझा देना है, मैं जब ये कहूंगा तो तुमने ये करना है। और इसी तरह से क्या पता नहीं, तो अगर आप लंबी लंबी लाइनें बोलना स्टार्ट कर दो, हाँ जी तुम अब कॉन्ट्रैक्शन शो करो, यानी अब वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन करो, ये तो इतना टाइम है, इसमें 2 सेकंड वैसे ही गुजर गए हैं। तो आपने ब्रीफली और जल्दी से कमांड देनी है ताकि वो विद इन 1 to 2 सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक जो हो रही है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके अपनी वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन भी करे। तो इस तरह से ये स्ट्रेच आपकी दोबारा से मूवमेंट को इनिशिएट करने में हेल्प कर रहा होता है। स्टार्ट में तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता जब यही प्रोसीजर हम रिपीट करते जाते हैं तो उसके अंदर वॉलंटरी एफर्ट बढ़ने लगती है वक्त के साथ साथ।
जिसकी वजह से बाद में हम ये स्ट्रेच स्टिमुलस आस्ता आस्ता मिनिमाइज करते जाते हैं, क्योंकि वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाती है। अब देख लेते हैं लिखा क्या हुआ है, वही सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने इतनी डिटेल में बोला है। Sharp but controlled stretching of the affected muscle at the limit of its extended range is followed by patient maximum effort of contraction। यानी पेशेंट ने अपनी वॉलंटरी एफर्ट करनी होती है जब आप स्ट्रेच स्टिमुलस एंड रेंज के ऊपर अप्लाई करके छोड़ रहे हो। अच्छा, कमांड फॉर वॉलंटरी एफर्ट मस्ट बी ब्रीफ, ये वही है जो मैं कह रहा था कि आपने यस वन टू ऐसा बोलना है। फोर्सफुल, यानी आपने ऐसा नहीं कि आवाज़ ही नहीं आपके गले से निकल रही, थोड़ा ऊंचा बोलो, उसको सुने भी, प्रॉपरली सुने। एंड टाइम्ड विद स्ट्रेच रिफ्लेक्स, यानी टाइमिंग मैच होनी चाहिए, वो वाला टाइम जिसमें मसल ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन शो को कर रहा है, आपको भी वॉलंटरी एक्शन वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन उसी टाइम के दौरान ही करवानी है, नहीं तो बाद में उसका कोई नहीं फायदा होगा। अप्लाई स्ट्रेच रिफ्लेक्स सेवरल टाइम इन अ क्विक सक्सेशन एंड देन रिपीट आफ्टर अ शॉर्ट रेस्ट, यानी 5-6 बार अप्लाई की, फिर उसके बाद 2-4 मिनट का रेस्ट दिया, उसके बाद फिर 5-6 बार अप्लाई की, इस तरह से बार बार रेपिटेशन हम करवा रहे होते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं सारा सारा दिन करवाते रहना है, एक दिन में तकरीबन आप कह सकते हो 20 से 25 बार, सुबह शाम दोपहर, इस तरह से करवानी होती है। अब ऐसा ये भी नहीं कि सुबह के टाइम 25 बार करवा देनी है, इसका मतलब ये है 10 बार सुबह के टाइम, 10 बार दोपहर और 10 बार शाम के टाइम, इस तरह इंटरवल्स में डिवाइड कर लेना होता है। अच्छा जी, इरेडिएशन। अब इरेडिएशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके बॉडी की एक साइड के ऊपर पैरालिसिस हो चुकी है, जैसा कि स्ट्रोक में होता है, बॉडी की एक साइड पैरालाइज हो जाती है लेकिन दूसरी साइड नॉर्मल रहती है। अगर आप रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज, यानी ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें आपको वर्क करना है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, आप बॉडी की नॉर्मल साइड के ऊपर रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज करवाना स्टार्ट करोगे, तो उसकी वजह से मजीद नर्व इम्पल्सिस पैरालाइज्ड साइड वाली तरफ भी जा रही होंगी, क्योंकि पीछे स्पाइनल कॉर्ड एक है, वहीं से राइट साइड के ऊपर भी इम्पल्सिस जाती हैं, वहीं से लेफ्ट साइड के ऊपर भी जाती हैं। तो जब आप नॉर्मल साइड के ऊपर रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज करवाते हो और नॉर्मल साइड के ऊपर तो इम्पल्सिव मजीद ज़्यादा जा रही होती है, उसके साथ साथ इम्पल्सिव पैरालाइज्ड साइड के ऊपर भी जाना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आस्ता आस्ता उनकी स्ट्रेंथनिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है। ये जी रेडिएशन कहलाती है, यानी आप नॉर्मल साइड के ऊपर वर्क कर रहे हो लेकिन उसके बेनिफिशियल इफेक्ट आपकी दूसरी साइड के ऊपर भी जा रहे हैं, इरेडिएशन। अच्छा जी, यही लिखा हुआ है, रेजिस्टेड फंक्शनल मूवमेंट ऑफ द ऑपोजिट लिम्ब प्रोड्यूस फिक्सेटर एक्शन ऑन द अदर साइड, यानी आपने क्या करना है, ऑपोजिट साइड के ऊपर रेजिस्टेड मूवमेंट करवानी है, उस साइड के ऊपर करवानी है जो नॉर्मल साइड है, तो उसकी वजह से पैरालाइज्ड साइड के ऊपर भी बेनिफिशियल इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि ये एग्जांपल दी हुई है, रेजिस्टेड एक्सटेंशन या एबडक्शन हम एक आर्म की करवा सकते हैं। अब ये समझ लो कोई बंदा है, उसकी लेफ्ट साइड पैरालाइज हो चुकी है, हम उसकी जो राइट अपर एक्सट्रीमिटी है, राइट अपर लिम्ब है, वहाँ पे रजिस्टेड एक्सटेंशन करवाना स्टार्ट कर देंगे, यानी शोल्डर की रजिस्टेड एक्सटेंशन या शोल्डर की रजिस्टेड एबडक्शन करवाना स्टार्ट कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, सिग्नल इसकी तरफ तो आएंगे ही, मोटर सिग्नल राइट अपर एक्सट्रीमिटी की तरफ, लेकिन साथ साथ लेफ्ट साइड के ऊपर भी जाना स्टार्ट हो जाएंगे और लेफ्ट साइड के ऊपर भी आस्ता आस्ता स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि उस साइड के मसल ने फिक्सेटर एक्शन अपना परफॉर्म करना है, बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है, इसलिए उनकी स्ट्रेंथनिंग साथ साथ होती जाती हो रही होती है, सिग्नल भी आ रहे होते हैं और इसकी वजह से स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही होती है। अच्छा, यूज होता का कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, ऐसा नहीं होता। जो ये स्टॉप रेजिस्टेंस टू स्ट्रॉन्ग ग्रुप which normally work with the affected muscle also encourage contraction of that muscle, resisted eating pattern or to stimulate elbow flexion। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये भी हो सकता है कि जैसा कि पीछे वो मैंने वार्म वाले में यही एग्जांपल बोली थी, ये भी हो सकता है किसी जॉइंट के कुछ मसल पैरालाइज हो जाएं, कुछ बच जाएं, तो वो जो बच गई हैं वो तो आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग मसल ग्रुप है, यानी नॉर्मल ही कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, लेकिन जो पैरालाइज हो चुके हैं वो वीक हैं या डैमेज हैं। अब आप क्या करोगे, जो बाकी बच गए हैं जो नॉर्मल हैं,
उनसे वर्क करना स्टार्ट करवा दोगे, उनकी कंट्रैक्शन रेजिस्टेंस के अगेंस्ट करवाना स्टार्ट कर दोगे, तो अब इनकी तरफ तो इम्पल्सिस आएंगी ही, जो कि नॉर्मली ठीक हैं और वर्क कर रही हैं, लेकिन साथ साथ जो पैरालाइज हो चुके हैं उनकी तरफ भी इम्पल्सिस आती जाएंगी। अब ये चलो मैं आपको नीचे जो एग्जांपल लिखी दिया है ये भी समझा देता हूँ क्या है। जब आप लोग खाना खा रहे होते हो तो खाना खाने में कितने मसाला आपके यूज़ हो रहे होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, कोई चीज़ उठानी होती है जो खानी है, आपके फिंगर्स के मसल वर्क कर रहे हैं, कंट्रैक्शन हो रही है उनमें। उसके बाद जी आप रिस्ट की फ्लेक्शन कर रहे होते हैं, रिस्ट के फ्लेक्सर यूज हो रहे होते हैं, फिर एल्बो की फ्लेक्शन कर रहे होते हैं मुंह तक लाने के लिए, वो हो रही है। फिर आप माउथ के सारे मसल यूज कर रहे हो, फिर शोल्डर के भी कर रहे हो क्योंकि आर्म एलिवेट करके ऊपर आपने जाना है, तो एक पूरे का पूरा सिस्टम चल रहा है जिसमें बहुत सारे मसल इन्वॉल्व हैं। अब ये कह लो कि अगर किसी बंदे के वो वाले मसल्स जो कि एल्बो की फ्लेक्शन करवा रहे हैं, कुछ पैरालाइज हो गए हैं, कुछ ठीक हैं, तो अब जब आप उस बंदे को कहोगे यही वाली राइट अपर एक्सट्रीमिटी यूज करके तुमने खुद ब खुद चीज जो खानी है अपने मुंह तक लेके आनी है। आमतौर पे जब पैरालाइज होता है ना बंदा, वो कहता है मुझे सब कुछ तुम लोग करके दो। ऐसा नहीं हमने करना होता, हमने उसको कहना है कि जो वो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है ये तुम खुद करो, क्योंकि अगर उसने वो भी करना छोड़ दिया तो वो कभी ठीक नहीं होगा, मजीद वर्ष से वर्ष होता जाएगा। हम उसको कहते हैं जितनी भी थोड़ी बहुत तुमसे एफर्ट हो सकती है वो करके तुमने ये काम करना है, तो हम उसको यही कह देते हैं तुमने खुद ये खाना खाना है, बेशक तुम्हें जितनी भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। तो जब वो ये सारा काम करता है, चीज़ें उठा के मुंह तक लाता है, उसके सारे मसल वर्क कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग मसल होते हैं उनकी तरफ तो सिग्नल आ ही रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो पैरालाइज हो चुके होते हैं, जो वीक हो चुके होते हैं, उनकी तरफ भी सिग्नल आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी भी स्ट्रेंथनिंग साथ साथ होती जा रही होती है। सही है जी। तो यहाँ पे ये रेडिएशन का कंसेप्ट था। रेडिएशन का मतलब अब यहाँ दो सेंस में आ रहा है, एक तो राइट साइड की आप स्ट्रेंथनिंग जो नॉर्मल साइड थी उसकी करवा रहे हो, तो उसकी वजह से लेफ्ट साइड के ऊपर भी सिग्नल जा रहे थे, उनकी स्ट्रेंथनिंग भी हो रही थी। एक ये है, और दूसरा ये है कि जब एक मसल की कंट्रैक्शन करवा रहे हो तो उसी रीजन के अंदर जो पड़े हुए दूसरे वीक मसल हैं उनकी तरफ भी सिग्नल जा रहे हैं, ये भी रेडिएशन है। रेडिएशन का अगर सिंपल वर्ड में मतलब बोलूँ तो इसका मतलब ये है इफेक्ट्स का, जो इफेक्ट आ रहे हैं उनका एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना, यानी डिस्ट्रीब्यूट होना, जिधर इफेक्ट आने चाहिए उधर तो आ रहे